hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Learner Gateway. Here we have one of the most demanded video और हमने इसको इसीलिए आखिरी दिन लेके आए हैं क्योंकि वी फील कि ये अगर आप आखिरी दिन पढ़ोगे क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है ही है 4 और 8 मार्क्स के सवाल आपके इससे आने वाले टोटल 8 मार्क्स। तो आपके दिमाग में जहन में चीज़ें आसानी से रहेंगी। ऑलरेडी आपने पीछे कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। जितने भी सोर्सेज हैं उनको एक्सप्लेन करके मैंने पहले ही एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अब उन सोर्सेज में से कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको लेके मैंने एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो तैयार की है जिसमें जितने भी चैप्टर्स है आपके चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 15 उन सब के इंपॉर्टेंट सोर्सेज एंड उसमें से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको कैसे बनाया जाए वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लाने की कोशिश की है। गेटिंग स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर जो कि टर्म 2 का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। वैसे तो चैप्टर 9 है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इसके सारे सोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इसके में से एक 4 मार्क्स का सोर्स तो आएगा ही आएगा। बिकॉज अगर इसके मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो जो आप अगर कॉम्बिनेशन बिठाओगे ना तो एक इसके में 4 मार्क्स का एक सोर्स आएगा और 6 मार्क्स का एक इसका सब्जेक्टिव आंसर आने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। सो इसके जितने भी सोर्सेज हैं मैंने सारों में से कोशिश की अगर क्वेश्चन बन सकते हैं तो किस प्रकार से बनेंगे और फिर आपको जवाब कैसे देना वो बताने की। तो पहला जो सोर्स है दैट इज रिगार्डिंग द प्रेज ऑफ तस्वीर की। वो पेंटिंग को प्रेज कर रहा है अबुल फजल साहब। देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने सोर्स डाल दिया है। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ तक से पूछे ऊपर अबुल फजल हेल्ड द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन हाई स्टीम ये ना लिखे और ये भी पूछ सकते हैं कि इस एग्जर्प्ट को नरेट किसने करा, कौन इसका लिखने वाला कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस एग्जर्प्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली सोर्स दिया है कि भाई हाँ ये तो नरेटर वाली चीज़ है। तो मैंने कह दिया कि जब आप सोर्स पढ़ोगे एंड किसने कहा है किसने लिखा है वो पढ़ लोगे तो फिर ये चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। पहला सवाल है कि अगर इस सोर्स से, और मैं यहाँ पे सोर्सेज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल मैं आपको क्वेश्चन और फिर उसमें से आंसर कैसे ढूंढना। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ होंगे, कुछ इनडायरेक्ट भी होंगे। तो इनडायरेक्ट कैसे हो सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा। सो हेयर वी हैव द प्रेज ऑफ तस्वीर। पहला जो सवाल है दैट इज हु इज हेयर रेफर्ड एज हिज मजेस्टी। अगर आप इस सोर्स के तीसरे लाइन को देखो तो क्या लिखा हुआ है, हिज मजेस्टी फ्रॉम हिज अर्लीस्ट यूथ। और यहाँ पे अबुल फजल साहब किसको हिज मजेस्टी कहेंगे, जिसके दरबार में वो काम कर रहे होंगे उसी को। तो वो किसके दरबार में काम कर रहे थे, तो अकबर के दरबार में काम कर रहे थे। सिंपल आपको अकबर लिख देना है, ठीक है। अगर आप पूरा लिखोगे कि अकबर इज रेफर्ड एज हिज मजेस्टी तो भी काम चलेगा। अगर आप सिंपल एक अकबर लिख दोगे तो भी काम चलेगा क्योंकि 1 मार्क्स का है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है हाउ द पेंटर्स वेर बेनिफिटेड। अगर आपको पता चलेगा इस सोर्स को पढ़ोगे। सो एज पर दिस सोर्स पेंटर जो थे उनको रिवॉर्ड मिलते थे एंड सैलरी बढ़ा दी जाती थी उनकी, क्योंकि वो शाही ऑफिस में काम करते थे तो सैलरी ऑलरेडी मिलती होगी, बढ़ा दी जाती थी। अगर अंपायर जो है वो इम्प्रेस हुए तो देयर सैलरीज यूज टू बी गेट इंक्रीमेंटेड। उसके बाद तीसरा जो सवाल है मेंशन द नेम ऑफ 2 फेमस मुगल पेंटर्स। यहाँ पे देखो ये दोनों सवाल जो है इस सोर्स से डायरेक्टली पूछे हैं। इस सोर्स में कहीं से भी कहीं पे भी मुगल पेंटर्स के नामों का जिक्र नहीं करा गया। ये आपके किताब में बल्कि दिया हुआ है। तो पेंटिंग से रिलेटेड चूंकि ये सोर्स है तो मैंने एक इनडायरेक्ट सवाल ऐसा पूछ लिया कि आप 2 फेमस मुगल पेंटर्स का नाम बताओ। वैसे तो बहुत सारे थे, मीर सैयद अली हो गए, अब्दुल समाद हो गए, पयाग हो गए, रामदास हो गए। इसमें से मैंने 2 नाम का यहाँ पे मेंशन कर दिया, अब्दुल समाद और रामदास। ये दोनों बहुत फेमस थे। जरूरी नहीं कि आप अकबर के समय के पेंटर को ही करें, किसी भी मुगल रूलर्स के समय के पेंटर जो थे वो बहुत फेमस थे, उनका जिक्र आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास चौथा जो सवाल है हु वाज बेहजाद। अगर आप इस सोर्स को गौर से पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ, मोस्ट एक्सेलेंट पेंटर्स आर नाउ टू बी फाउंड। आज के ज़माने में हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स मिलने लगे हैं एंड मास्टर पीसेज, ऐसी चीज़ें वो बना रहा है जो बेहजाद के समकालीन मतलब पैरेलल रखी जा सकती है। तो बेहजाद जो है आपके किताब में जिक्र है कि सैफविड अंपायर के बहुत फेमस पेंटर में से एक थे और जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के और एशियन पेंटर्स थे वो इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, इंस्पिरेशन मानते थे। तो बेहजाद वाज अ लेजेंडरी सैफविड पेंटर। एक और सवाल है, ये इंटरेक्ट पूछा मैंने लेकिन ये सोर्स में इसका जिक्र है, ठीक है, सोर्स में इसका जिक्र है। व्हाई डिड उलेमाज, अगेन ये एक इंटरेक्ट सवाल है कि उलेमाज क्यों पेंटिंग्स को अपोज करते थे। चूंकि अबुल फजल यहाँ पे सफाई दे रहा है पेंटिंग को लेके इसलिए क्योंकि वो बताना चाह रहे उलेमाज को कि पेंटिंग जो है आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। पेंटिंग बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, और हमारे यहाँ भी पेंटिंग में बहुत ग्रोथ हो रही है। तो उलेमाज पेंटिंग को इसलिए अपोज करते थे। ये बहुत बेसिक सवाल है कि सोर्स बेस्ड में ना कोई टिपिकल सवाल नहीं आएंगे, बहुत बेसिक आएंगे। हाँ कुछ कुछ फैक्चुअल आएंगे तो आप उसमें फंस सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पूछ लिया बेहजाद कौन है, ठीक है, तो एक लाइन में केवल दिया हुआ है, पूरे पूरे चैप्टर में एक लाइन दिया हुआ है कि बेहजाद एक सैफविड पेंटर थे जिसको सारे लोग अपना इंस्पिरेशन मानते थे। अब्दुल समाद और रामदास के बारे में डायरेक्टली किताब में नहीं दिया हुआ। अब्दुल समाद के बारे में तो दिया हुआ है, रामदास के बारे में पेंटिंग के नीचे दिया हुआ है कि दिस पेंटिंग वाज मेड बाय पयाग, दिस पेंटिंग वाज मेड बाय रामदास। तो ये चीजें मैंने जब वन शॉट पढ़ाई थी तो वहां पे आप सबको बहुत गौर करवाया था वहां पे। सो व्हाई डिड उलेमाज अपोज द पेंटिंग्स, तो क्योंकि उन्हें लगता था कि ये इस्लाम की
कोर वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जो है उलेमास पेंटिंग्स को अपोज़ किया करता था। उसके बाद जो है हमारा दूसरा सोर्स, इस प्रकार से सोर्स होंगे। दूसरा सोर्स है, ये आपका अगेन अबुल फजल ने ही एक ब्यौरा दिया हुआ है कि दरबार कैसा होता था अकबर का। सो यहाँ पे ये सोर्स भी मैंने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद अगर आपने पढ़ा हुआ है सोर्सेज को ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, फिर सोर्सेज को पढ़ के अपना टाइम मत ज़्यादा करो, ठीक है। वो आपको अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो आप खुद ही आंसर बना दोगे। पहले देखो, हु इज रेफर्ड एज हिज मजेस्टी। अगेन यहाँ पे हिज मजेस्टी किसे रेफर किया गया, तो बहुत इजी सवाल अकबर को किया गया है, ठीक है। दूसरा, हाउ द अम्पेयर वॉज वेलकम्ड इन द कोर्ट, क्योंकि ये दरबार का ब्यौरा दिया गया। तो दरबार में जब अकबर आते थे या कोई भी अम्पेयर आता था तो क्या होता था, ड्रम बीट्स, लार्ज ड्रम इज बीटन, द साउंड ऑफ विच आर accompanied बाई डिवाइन प्रेज, एंड उनकी तारीफ की जाती थी। जहाँ पना, यू नो, तमाम जहानों के रहमत, ये सारे लोग पधार रहे, मतलब एक ही आदमी थे, उन सबकी उनकी क्वालिटी को यहाँ पे प्रेज किया जा रहा था। तो बेसिकली कैसे उनको वेलकम किया जाता था, तो ही वॉज वेलकम्ड विद ड्रम बीट्स एंड डिवाइन प्रेज। जैसे नहीं होता है कि जहाँ पना तीनों लोगों के शासक, तो ऐसे करके इनको जो है वेलकम किया जाता था। तो उसके बाद देखिए, व्हाट डिड अम्पेयर डू इन द कोर्ट, तो इसका जवाब आप डायरेक्टली भी दे सकते हो इस सोर्स से भी पढ़ के, या आपने ऑलरेडी अगर पढ़ा हुआ है कि एम्पेरर क्या करते थे, तो ये रेवेन्यू रिपोर्ट्स रिव्यू करते थे, ऑर्डर्स दिया करते थे, डिस्प्यूट सेटल करते थे, वही तो करते थे ना। और यही चीज़ें जो है यहाँ पे भी कही गई है। हिज मजेस्टी विथ हिज यूजुअल इनसाइट्स गिव्स ऑर्डर, सेटल्स एवरीथिंग सेटिस्फैक्ट्री मैनर, ये डिस्प्यूट सेटल करते हैं, ऑर्डर देते हैं, सारे चीज़ों को रिव्यू करते हैं। और ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई दीवाने आम और दीवाने खास में क्या करते हैं, तो वहाँ से भी आप जवाब लिखेंगे तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। इसके बाद, वाई डिड पीपल फ्रॉम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग स्किल के लोग, जैसे सिंगर्स हो गए, डांसर्स हो गए, ग्लैडिएटर्स, कुश्ती लड़ने वाले लोग, ये सारे लोग वहाँ पे अम्पेरर को अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार रहते। तो ये पूछा गया कि क्यों अम्पेरर के लिए वो इंतजार करते थे, दे बेसिकली वेटेड टू शो दियर परफॉर्मेंस, कि वो अपने परफॉर्मेंस को एग्जिबिट कर सके। दे वेटेड इन ऑर्डर टू परफॉर्म एंड गेट रिवॉर्ड्स फ्रॉम द अम्पेरर, कि मैं अगर अच्छा सिंगर हूँ, मैं परफॉर्म करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। एक और सवाल अगर यहाँ पे बनाया जा सकता है, तो चूंकि यहाँ पे एक सैल्यूटेशन की बात है, कॉर्निश, जो सारे लोग जब अम्पेयर आते थे तो खड़े होकर अदब से सर झुका के सलाम करते थे, तो इसे कहते हैं कॉर्डिश। तो यहाँ पे चूंकि एक सैल्यूटेशन का जिक्र है, तो मैंने इससे रिलेटेड एक इनडायरेक्ट सवाल इसे पूछ दिया कि दो प्रकार के सैल्यूटेशन का मुझे नाम बताओ जो मुगल कोर्ट में परफॉर्म किए जाते थे। तो एक तो आपका कॉर्निश यहाँ पे मेंशन है, तो उसका दे सकते हैं। दूसरा सिजदा हो गया। अगर आप कॉर्निश नहीं भी दोगे, सिजदा या चेहर तस्लीम दे दिया, सिजदा या जमीन बोस दे दिया, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा दूसरा सोर्स रहा। अगर हम लोग तीसरे सोर्स पे जाए, ये छोटा सोर्स है बट इससे भी सवाल जो है बनाए जा सकते हैं। एक जिसुट हमारे पृष्ठ थे एंटोनियो मोंसेरेट, वो अकबर और नोबेल के बीच क्या रिलेशन था उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल किंग्स एंड नोबेल्स। तो एक मार्क का है, तो आपको पूरी चीज़ें नहीं बतानी है कि जाट सवार का कॉन्सेप्ट क्या, लायबिलिटी थी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया कि नोबेल्स को ना हमेशा राजा कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, ताकि नोबेल्स जो है अनलिमिटेड अथॉरिटी ना एंजॉय करने लग जाए। तो इसको आपको लिख देना बेसिकली, एग्जामिन में तो ये करना है ना, टेस्ट करके बताना है कि क्या है। तो मुगल किंग्स ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट द नोबल्स, या कंट्रोल द नोबल्स, या रेगुलेट द नोबल्स, जो भी आप कहो, सो दैट दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ एम्पायर। अगर ऐसा करते, अगर वो डोमिनेट नहीं करते, अगर वो कंट्रोल नहीं करते, तो नोबेल हो सकता है कि उनकी अथॉरिटी को ही डिफाई कर देते, उनको अंडरमाइन करना शुरू कर देते। इसीलिए तो आपने यहाँ पे देखा है कि सोर्स में कहा गया कि अंपायर जो है, नोबेल्स चाहे कितने ही बड़े ओहदे के, बल्कि कोर्ट में बुला के उनको बहुत कड़े शब्दों में ऑर्डर्स देते हैं, जो कि नोबेल्स को मानना पड़ता है। ये उनकी सब्जुगेशन को दिखाता है, सुवरेनिटी को दिखाता है। उसके बाद दूसरा सवाल, वाई डिड द नोबेलिटी ऑफ मुगल एम्पायर इज डिस्क्राइब एज द बोके ऑफ फ्लावर। अगेन यहाँ पे नोबेल्स की बात है, तो एक स्टेटमेंट आपके किताब में दिया हुआ है कि मुगल नोबेलिटी जो थी वो फूल के गुलदस्ते की तरह थी। क्यों ऐसा कहा गया, ये एक इनडायरेक्ट सवाल है। तो इसको ऐसा इसलिए कहा गया बिकॉज इसमें जो लोग थे वो अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड से लिए जाते थे, रिक्रूट किए जाते थे। कोई ईरानी ट्राइब का होता था, कोई उज़्बेक होता था, कोई तोडरानी होता था, कोई अफगानी होता था, कोई राजपूत होता था, कोई इंडियन मुस्लिम होता था, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट राजपूत। और अगर यहाँ पे नोबेलिटी की बात करें, नोबेलिटी में डाइवर्सिटी की बात करें, तो पहले राजपूत नोबेल कौन थे, इसका नाम आपके किताब में दिया हुआ है। ये इनडायरेक्ट सवाल है बट आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले राजपूत नोबेल जो थे वो थे हमारे राजा भारमल जयपुर के। तो इस प्रकार से इन सोर्सेज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल बनाए जा सकते हैं। मैं ये भी पूछ सकता था कि नोबेल्स, अकबर ने नोबेल्स को रिक्रूट करने के लिए कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो आपको फिर बताना है कि मनसबदारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। मैं ये भी कह सकता हूँ कि नोबेल्स के रिक्रूटमेंट के लिए कौन सा ऑफिसर जिम्मेदार होता था, तो आपको फिर बताना होगा कि मीर बख्शी, उसका ही काम था ना कि नोबेल्स को अपॉइंट करे, कैंडिडेटशिप उनकी टेस्ट करे, फिर जो एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से उनको अपॉइंट करे। एक सोर्स उसके बाद आखिरी आता है,
यहाँ पे मैंने केवल सोर्सेज की बात की है, क्योंकि अगर केस आते हैं, अंदर से पैसे जाते हैं, तो आप बना ही लोगे, आपने किताब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप अंदर से अगर सवाल आते तो बना लोगे। सोर्सेज बहुत सारे लोगों को ना डिफिकल्ट लगते, तो पहले मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर उससे रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इन द अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, यहाँ पे अगेन जो जीसट थे हमारे, वो अकबर के एक्सेसिबिलिटी के बारे में बता रहे कि जनता के लिए वो कितना एक्सेसिबल है, कितना उनका जनता के साथ अच्छा कनेक्शन है। उसी को मैंने यहाँ पे एग्जामिन करने को कहा है कि एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन अकबर एंड हिज सब्जेक्ट। तो जो अकबर की प्रजा थी वो किसी और मुगल एम्पायर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा लॉयल थी और सबसे ज़्यादा उनको प्यार करती थी। तो हिज सब्जेक्ट्स हैड मच एक्सेप्टेबिलिटी एंड लव फॉर द अकबर देन एनी अदर मुगल रूलर। आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, बट चूंकि एक मार्क का है तो मैं इसे और बढ़ाने को रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल आता है, हु वर जेसुइट्स। अगेन जेसुइट्स की बात आ गई है, तो दे वर द, कौन थे ये? इग्नाशियस लॉयोला ने एक सोसाइटी स्थापित की थी, सोसाइटी ऑफ जीसस, आफ्टर द रेनेसा। और इनका काम था क्या था कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करे। तो दे वर द मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस हु यूज्ड टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है। मेंशन टू पॉलिसी। अब चूंकि अकबर और जनता के बीच के रिलेशनशिप की बात है, तो दो पॉलिसी का यहाँ पे नाम बताया जिन्होंने अकबर को उनके जनता के साथ बेहतर तौर पे कनेक्ट होने में मदद की। कुछ भी आप कह सकते हैं, अबॉलिशमेंट ऑफ जजिया कह सकते हैं, अबॉलिशमेंट ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स। यहाँ पे मैंने दो पॉलिसी उठाई है, एक मैंने सूर्य कॉल उठाया है और एक मैंने झरोखा दर्शन उठाया। झरोखा दर्शन भी तो अकबर ने ही शुरू किया था, और इससे भी उन्हें लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी को जीतने में बहुत मदद मिली थी। तो हेयर वी हैव द फोर सोर्सेज, और इसके अलावा तो कोई सोर्स है नहीं इस चैप्टर में जो आपको परेशान कर सके। अगर मैंने कहा कि पैसेज देखिए इस चैप्टर के बीच से सवाल आएंगे, तो फिर वो आपसे आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि चैप्टर के बीच से जितनी भी चीज़ें वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, एंड आपने भी किताबों में कई बार उन चीज़ों को पढ़ा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर 10 की तरफ, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड बंगाल परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। पहला सोर्स है हमारा जोटेदारो से रिलेटेड। अगेन मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ। एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 1.5x या 1.75x पे आप उसे देखें, क्योंकि बड़ी वीडियो है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। डिस्क्राइब द वेज इन विच जोटेदार्स ऑफ दिनाजपुर रजिस्टर्ड द अथॉरिटी ऑफ जमींदार, की कैसे जो जोटेदार थे दिनाजपुर के, वो जमींदार की अथॉरिटी को रजिस्ट करते थे, उसको मानने से मना करते। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जोटेदार जो थे वो अपने किस्तों में, मतलब जो उनकी इंस्टॉलमेंट है उसमें लगातार फॉल करते रहते थे, लगातार उसमें डिफॉल्ट करते रहते थे, और ज्यादा जमीनें भी होल्ड करते थे। जितनी जमीनें उन्हें दी जाती थी उससे ज्यादा जमीनें वो छीन झपट के होल्ड करने लगते थे। तो इन दैट वे दे undermined the authority of zamindar. They used to deliberately default on their payments, and they also held more lands than they were entitled to. जितनी इनको दी गई थी जमीनें, उससे कहीं ज्यादा जमीनें इन्होंने होल्ड की हुई थी। अब मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि ये जो जमींदार थे ये जुटेदारों को कैसे सबक सिखाते थे, तो उसका भी यहाँ पे जिक्र है कि जमींदार क्या करते थे, अपने ऑफिसर को लेके सरकारी कचहरी ले जाते थे जुटेदारों को, एंड फिर वहां पे इनको पनिशमेंट मिलती थी, थोड़ी देर तक इन्हें डिटेन करके रखा जाता था, पूछताछ होती थी। तो जमींदार उनको कचहरी में समन करवा दिया करते थे। दे यूज्ड टू समन द जुटेदार्स टू द कचहरी, और फिर जोटेदार उन कचहरी से जब वापस आता था तो फिर ये थाना में जाके फायर कर देता था कि भाई जमींदार ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया है, मैंने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी ये मुझे कचहरी ले गए और वहां पे 4-5 घंटे तक मुझसे पूछताछ की गई। तीसरा सवाल जोटेदारों से रिलेटेड, चूंकि ये सोर्स है तो ये लाजिम हो जाता है कि मैं उनसे रिलेटेड एक बहुत अहम सवाल पूछूं कि ये जोटेदार के राइज के पीछे क्या कारण है। तो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, दो अगर कारण आपको मेंशन करने, तो एक कि वो चूंकि गांव में इन्फ्लुएंशियल इसलिए थे क्योंकि रैयत जो थे वो गांव में रहते थे, एंड उनको टाइम टाइम पे पैसा लेंड करते थे कभी उनको जरूरत पड़ती थी तो। और चूंकि रैयत गांव में है और जोटेदार भी गांव में ही रहते थे, जमींदार शहरों में रहते थे, इसीलिए जोटेदारों का अपने रैयतों के बीच में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता था एज कम्पेयर टू जमींदार, क्योंकि जोटेदार फिर अगेन एक्सेसिबल, मोर एक्सेसिबल थे दैन द जमींदार, इसीलिए उनको जो था उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था रैयतों के बीच। तो इस तरीके से इन सोर्सेस का आप जो है जवाब लिख सकते हैं। फिर अगला सोर्स आता है हमारा फिफ्थ रिपोर्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं सिर्फ यही दूँ, द रेवेन्यू वॉज नॉट रियलाइज्ड, यहाँ से दूँ, और मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि ये जो एग्जर्प्ट है वो किसका एग्जर्प्ट है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा फिफ्थ रिपोर्ट का एग्जर्प्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा सोर्स डाला हुआ है क्लियरली, ये फिफ्थ रिपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिफ्थ रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ था, व्हेन द फिफ्थ रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड। मैंने अलग अलग केस में बता दिया कि किस प्रकार से सवाल आपसे आ सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1813, आप ऐसा भी लिख सकते हैं या सिंपल 1813 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद व्हाट डज द टर्म जुम्मा मीन, जुम्मा का मतलब क्या होता है? तो जुम्मा मैंने कहा था ना ऑफिशियल असेसमेंट है, लैंड रेवेन्यू का ऑफिशियल असेसमेंट होता है। ठीक है। और सिक्का का मतलब यहाँ पे रूपी से सिक्का को डिनोट किया गया। राइट टू फीचर्स ऑफ फिफ्थ रिपोर्ट, क्योंकि फिफ्थ रिपोर्ट की बात है तो दो फीचर आपको बताना है।
आप ये भी बता सकते हो कि इसमें क्या-क्या कंटेंट थे, आप ये भी बता सकते हो कि ये कब पब्लिश हुआ, आप ये भी बता सकते हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। 2 फीचर है, मैंने एक फीचर लिखा हुआ है कि फिफ्थ रिपोर्ट में जो कंटेंट थे, उसमें फिगर्स को एग्ज़ैजरेट करके दिखाया गया था। रेवेन्यू फिगर्स जो थे और भी जो डेटाज़ थे और जो कंडीशंस थे, उनको एग्ज़ैजरेट करके बढ़ा-चढ़ा के दिखाया गया था। जितनी चीज़ें थी, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाएगी ताकि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुशासन है, वो और बढ़िया से उजागर हो सके। उसके बाद इसके छपने से डिबेट बहुत ज़्यादा होता है इंग्लैंड में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन थी, कुशासन, वो अब जग ज़ाहिर हो चुकी थी पूरे ज़माने के सामने। एक और सवाल मैं यहाँ पे पूछूँ तो फिफ्थ रिपोर्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या थे? तो एक कॉन्सिक्वेंस आपको बता देना है कि इससे क्या हुआ कि डिबेट हुए इंग्लैंड में बहुत सारे, क्योंकि जब पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज़्यादा वहाँ पे लापरवाही से काम कर रही है तो, और उसके बाद पार्लियामेंट ने सोचा कि मैं इनकी मोनोपोली ही एंड कर देता हूँ। इंडिया में जो इन्हें मोनोपोली दी गई है, इसको एंड करके मैं इनका बोरिया बिस्तर कहने बुढ़िया बिस्तर बाँधने को कह देता हूँ। सो इस प्रकार से जो है, इस सोर्स से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट सोर्स, अगेन ये जो सोर्स है ये आपका एक पहाड़ियाज़ और संथाल से रिलेटेड है। बुकैनन साहब एक विलेज में जा रहे थे और उसकी बड़ाई करते हैं कि यहाँ पे बहुत बढ़िया से राइस की खेती हुई है, जो ज़मीनें हैं वो बहुत बढ़िया से साफ़ किए गए हैं। तो ऑब्वियसली ये किस गाँव से गुज़र रहे होंगे? जिन गाँव से गुज़र रहे हैं, उन गाँवों में कौन रहता होगा? हू माइट हैव लिव्ड इन द गिवन विलेज। यहाँ पे सभी को पता है कि बुकैनन साहब अगर लिखेंगे तो या तो संथालों के बारे में लिखेंगे या पहाड़ियाज़ के बारे में लिखेंगे। अब पहाड़ियाज़ के बारे में अगर वो लिखते तो फिर वो उनकी बड़ाई तो नहीं करते, क्योंकि पहाड़ियाज़ की तो बगावत थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो वो ऑब्वियसली संथालों के बारे में लिख रहे होंगे, और संथाल ही तो थे जिन्होंने अच्छे तरीके से सेटल एग्रीकल्चर किया था एज़ कम्पेयर टू पहाड़ियाज़। तो संथाल्स माइट हैव बीन लिव्ड इन द विलेज। उसके बाद मैं, चूँकि सेटल एग्रीकल्चर की बात है और बुकैनन भी यहाँ पे ही प्रमोट कर रहा है, तो ये एक इनडायरेक्ट सवाल मैंने पूछ दिया कि ब्रिटिशर्स क्यों सेटल्ड एग्रीकल्चर करवाना चाहते थे। सो दे वांटेड टू डू सो बिकॉज उनको ज़्यादा फिर लैंड रेवेन्यू मिलेगा और ज़्यादा फूड क्रॉप्स मिलेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर भेजने के लिए। उसके बाद एक सवाल है हमारा, व्हाट वेयर द रीजंस बिहाइंड संथाल रिवोल्ट, क्योंकि संथालों से रिलेटेड है तो आप, वैसे तो 3-4 रीजन है, उसमें से 2 का मेंशन कर देना है क्योंकि ये 2 मार्क्स का है। ठीक है? जब भी 2 मार्क्स का होगा ना तो कुछ भी आपसे पूछे, मैंने सीधे कह दिया कि आपको गूगल पेंटर्स के नाम बताने तो 2 बताना। मैंने आपसे कह दिया कि सॉल्ट सत्याग्रह का सिग्निफिकेंस बताना तो 2 बताना। यहाँ पे मैंने कह दिया कि संथाल रिवोल्ट का रीज़न बताना तो 2 इसमें से कोई सा भी 2 बता सकते हो। मनी लैंडर्स के द्वारा जो एक्सप्लॉइट किया गया वो एक रीज़न था। ब्रिटिशर्स लगातार बढ़ाते रहे लैंड रेवेन्यू डिमांड को, वो भी एक रीज़न था। ज़मीनों का एक्सट्रैक्शन ज़मींदार करते रहे, मतलब ज़मींदार उनकी ज़मीनें छीनते रहे, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो इस प्रकार से जो है ये 3 सोर्सेज़ आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जो 2 छोटे-छोटे सोर्सेज़ हैं वो उतने अहम हैं नहीं। देखो, एक तो आपका किंग्सटन क्रॉनिकल से आएगा ही आएगा, तो उसमें से तो जितने भी छोटे बड़े सोर्सेस थे मैंने सब पढ़ा दिए। इसके अलावा किसी भी चैप्टर से आ सकता है, तो जो आने वाले सोर्सेस है, जो प्रोबेबल सोर्सेस है, उनको ही अगर हम पढ़े लास्ट टाइम में तो ज़्यादा बेहतर हो। इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, रेबल्स एंड द राज। यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट के दौरान दिल्ली जैसे शहर में साधारण आम जनजीवन कैसा था, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। इस सोर्स को भी मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। ये कि एक्चुअली एक अखबार से लिया गया, दिल्ली उर्दू अखबार, 14 जून 1857 की रिपोर्ट है, और किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था वहाँ पे लोगों को, उसको यहाँ पे चित्रित करा गया है, मतलब बताने की कोशिश की गई। एक सवाल मैंने यहाँ पे पूछा है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिडिल क्लास इन द टाइम ऑफ रिवोल्ट, की क्या कंडीशन थी मिडिल क्लास की। तो मिडिल क्लास की जो कंडीशन थी वो तो मैंने बताई दी थी कि आपको बेसिक एबिलिटीज जो थी, जैसे खाना हो गया या पानी हो गया, वो दोनों नहीं मिल रहे थे। बहुत अगर खाना मिल भी रहा था तो सड़ा क्वालिटी का खाना मिल रहा था, और पानी जो था वो बहुत मुश्किल हो गया था लाना, क्योंकि जो वाटर कैरियर्स जिनका काम था पानी लाना कुएं से घर पे, उन्होंने अब काम करना छोड़ दिया था, वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने चले गए थे। इसके बाद मैं थोड़ा सा और डीप जाता हूँ और पूछता हूँ कि यही सवाल यही है, बट क्वेश्चन मतलब जवाब यही होगा, बट क्वेश्चन मैंने अलग पूछा है कि कोई ऐसी 2 प्रॉब्लम का आप ज़िक्र करें जो दिल्ली के लोगों को इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान झेलनी पड़ी। तो एक था कि भाई फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और वाटर की जो एक्सेसिबिलिटी थी, मतलब उस तक जो पहुँच थी वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी थी, क्योंकि जो वाटर कैरियर्स होते थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, और अब घरों से लोगों को उठ के कुएँ पे जाना पड़ता था और खुद पानी लाना पड़ता था। पहले वो उस कम्युनिटी का काम यही था कि वो घरों में पानी पहुँचाया करते थे और इसके बदले उन्हें रिम्यूनरेशन मिलती थी। फिर हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में चूंकि दिल्ली का जिक्र है और 1857 का रिवोल्ट का भी जिक्र है, तो ये एक इनडायरेक्ट सवाल मैंने पूछ दिया कि किसने रिवोल्ट लीड किया था 1857 का दिल्ली से। तो यहाँ पे कुछ लोग बहादुर शाह जफर का नाम देंगे, वो भी सही है। कुछ लोग अगर जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ है 1857 के रिवोल्ट के बारे में, तो वो बख्त खान का एग्जाम्पल देंगे, ये भी सही है। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। बहादुर शाह जफर के कमांडर थे बख्त खान, पहले ही ब्रिटिश आर्मी में थे,
जब रिवोल्ट होता है तो फिर मुगलों का नेतृत्व करने लगते हैं, रेबल्स का नेतृत्व करने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छे वॉर जनरल थे और बहादुर शाह जफर के कमांडर थे। तो आप दोनों में से किसी का भी जिक्र करेंगे तो जवाब आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, दैट वाज बेसिकली द सिनेरियो। इसके बाद एक हमारा फ्रांसिस हुसैन और तहसीलदार वाला सोर्स है। तो मैंने सबसे पहले पूछा है इस सोर्स से डायरेक्ट सवाल कि फ्रांसिस हुसैन भाई थे कौन। तो ये एक क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर थे हमारे सीतापुर के। तो आप लिख सकते हैं ही वॉज अ पुलिस इंस्पेक्टर फ्रॉम सीतापुर। ये भी लिख सकते हो कि ही वॉज अ क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर फ्रॉम सीतापुर। उसके बाद तहसीलदार का जिक्र है। तो तहसीलदार एक्चुअल में वो कुछ और था। तहसीलदार तो वो था ही, एक्चुअल आइडेंटिटी क्या थी। तो तहसीलदार जो था वो बिजनौर का रेबल लीडर था। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कि द तहसीलदार वॉज लेटर आइडेंटिफाइड एज द प्रिंसिपल रेबल लीडर ऑफ बिजनौर की बिजनौर का वो एक बहुत बड़ा रेबल लीडर था। क्या आप भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2022 और टर्म 2 को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज ब्लेड एडुकेटेबल हैज लॉन्च्ड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी कोर्स ऑन द प्लैनेट, जिसमें आपको 5 डोमेन के सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के 200 प्लस लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके साथ आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें जनरल टेस्ट को भी शामिल किया, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद द प्रीमियम क्लासरूम मटेरियल एंड वर्कशीट, जिसको आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 1499। सारी चीज़ें जो है केवल और केवल 1499 रुपये में अभी के लिए आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं क्लासेस के। एंड इफ यू फाइंड द डेमो लेक्चर्स हेल्पफुल देन प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल ब्लेड एडुकेटेबल फॉर द जेन्युइन कंटेंट्स ऑन ह्यूमैनिटीज। थैंक यू। इसके बाद चूंकि ये जो सवाल है उसमें अवध का जिक्र है, रिवोल्ट का जिक्र है, तो मैंने एक इनडायरेक्ट सवाल ये पूछ लिया और ऐसे पूछा जा सकता है कि दो आप लीडर का नाम बताएं जिन्होंने अवध से इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो कुछ भी आप कह सकते हैं, बेगम हजरत महल हो गए, ब्रजेश कदर हो गए जो उनके लड़के थे, इनका भी नाम लिख सकते हैं। बेगम हजरत महल या मौलवी अहमदुल्ला शाह जिसे डंका शाह कहते हैं, इसका भी नाम आप लिख सकते हो। दैट इज अ सिनेरियो। उसके बाद जो अगला सोर्स हमारा था ताल्लुकदारों से रिलेटेड, यहाँ पे मैंने तो पूरा सोर्स डाल दिया है। मैं हो सकता है तो इस पार्ट को भी डालूँ, तो इसमें फिर आपको क्लू बहुत कम मिलेगा कि भाई ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। तो ये चीज़ फिर आप ध्यान रखना कि सोर्स को ये से भी समझ लेना कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया जाता है ऊपर का, उसको मे भी हटा दिया जाए। तो चूंकि अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट दे दिया गया तो आपको पता चलेगा कि भाई क्यों ये सोर्स लिखा गया है। लेकिन फिर मैंने आपसे इस सोर्स से रिलेटेड एक इनडायरेक्ट सवाल पूछा है कि ताल्लुकदार क्यों मजबूर हुए रिवोल्ट ऑफ 1857 को ज्वाइन करने के लिए। चूंकि ये ताल्लुकदारों की कहानी है, हरवंश सिंह की कहानी है। तो अवध के जो ताल्लुकदार थे इसलिए मजबूर हुए क्योंकि उनकी लैंड ज़मीनें छीन ली गई और उनके फोर्ट्स किले जो थे वो बर्बाद कर दिए गए। इसका भी आप मेंशन कर सकते हैं। चूंकि 1 मार्क्स का है तो मैंने एक ही रीज़न यहाँ पे डाला। इसके बाद यहाँ पे ना एक किंग का मेंशन है, साहिब योर कंट्रीमैन केम इनटू दिस कंट्री, आप हमारे देश में आए एंड हमारे राजा को आपने भगा दिया। तो यहाँ पे किस राजा को मेंशन किया गया, इस एग्जर्प्ट में किस राजा को मेंशन करा गया है? तो द किंग मेंशनड हियर इज नन अदर देन नवाब वाजिद अली शाह, क्योंकि इन्हीं को अवध के एनेक्सेशन के बाद एग्जाइल में डाल दिया जाता है, मतलब इस देश से निकाल दिया जाता है। उसके बाद चूंकि ताल्लुकदारों से रिलेटेड ये सोर्स है तो मैंने आपसे पूछा कि प्री ब्रिटिश एरा में मतलब 1856 से पहले ताल्लुकदारों की ज़िंदगी कैसे थी, और आपकी किताब में जिक्र है। तो आप डेटा के साथ अगर लिखेंगे तो और बेहतर होगा कि ताल्लुकदार जो थे वो तकरीबन 67% से ज़्यादा ज़मीनें, मतलब अवध की गाँवों का कंट्रोल उनके हाथों में था और उनके पास किले होते थे, सोल्जर्स वगैरह होते थे। तो इस प्रकार की लग्जीरियस लाइफ और एक रुतबेदार ज़िंदगी जो है वो प्री ब्रिटिश एरा में जिया करते थे। तो ऐसे आप जो है अच्छे से आंसर लिख सकते हो। 2 मार्क्स के हैं तो 2 ही आपको पॉइंट लिखने, कोई ज़्यादा 3 या 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक सोर्स है हमारा आज़मगढ़ प्रोक्लेमेशन का, उसमें एक्चुअली अलग-अलग सेक्शंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन को उठाया है, ज़मींदारों को। ऐसे ही इसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे यहाँ पे मैं सवाल पूछूँगा ना ज़मींदारों से रिलेटेड, ऐसे ही आपसे पब्लिक सर्वेंट का भी सोर्स देके सवाल पूछ सकते हैं, फ़कीरों का सोर्स देके भी सवाल पूछ सकते हैं, और भी जो सेक्शंस थे जैसे आर्टिशियंस हो गए, व्यापारी हो गए, उनका भी जो है सेक्शन देके ऐसे सवाल पूछ सकते हो। तो ज़मींदारों से रिलेटेड सोर्स है। सोर्स तो वो पूरा एक ही था बट उसमें एक सेक्शन मैंने उठाया क्योंकि उतना बड़ा तो पूछना इम्पॉसिबल है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। एक आधे चैप्टर के बराबर ही है वो। विच पॉलिसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ जमींदार, यहाँ पे जमींदारों को रेफर करके कहा गया कि आपकी जो जुमा है रेवेन्यू डिमांड उसको लगातार बढ़ाया गया एंड इससे आपको बहुत तकलीफ होती है। तो ये किस चीज़ के तहत करा गया था? समरी सेटलमेंट अगर आप होगे यहाँ पे, तो समरी सेटलमेंट में तो ज़मींदार, अगर आप ताल्लुकदारों को ज़मींदार मानोगे तो ताल्लुकदारों को तो ज़िम्मेदारी ही नहीं दी गई, उनको तो सीधे बर्खास्त कर दिया गया। तो यहाँ पे बात की जा रही है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की और वहीं से तो ज़मींदारों का कॉन्सेप्ट आया था ना।
तो परमानेंट सेटलमेंट के तहत इनके साथ जो है ज़्यादती हो रही थी, लगातार इनके रेवेन्यू डिमांड्स को बढ़ाया जा रहा था। और जो भी चीज़ें आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं वो भी आपके दिमाग में आ ही जाएंगी कि क्यों ये ज़मींदारों के डिमांड को बढ़ाया जाता था, तो ज़्यादा लैंड रेवेन्यू चाहिए होता था। हाउ डिड द जमींदार्स वे डिस्ग्रेस्ड इन ब्रिटिश एरा, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ना केवल जमींदारों को ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड पे करना पड़ता है, बल्कि उनको ना बेइज्जत भी किया जा रहा। तो कैसे बेइज्जत किया जा रहा? तो बेइज्जत बहुत तरीकों से किया जाता है। एक, अगर वो डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उनकी ज़मीनों की पब्लिक ऑक्शनिंग होती है, नीलामी होती है। सोचो कितनी शर्म की बात है कि अगर आपके स्टेट जिनको आपने हज़ार 2000 सालों से अपने अंदर रखा है उसको नीलाम करना पड़ रहा है। और दूसरा कि अगर इन केस ऑफ अरियर्स, अरियर्स मतलब डिफ़ॉल्ट अगर ज़्यादा हो गया तो उनके ज़मीनों का ऑक्शन कर देंगे वो। और दूसरा है कि उनको किसी के भी कहने पे कोर्ट में बुला लिया जाता है, चाहे वो रईयत ने उनके खिलाफ पिटीशन डाल दिया, एक सर्वेंट ने डाल दिया, एक मेड ने डाल दिया, एक स्लेव ने डाल दिया, लेकिन उनको जो है कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। ये पहले नहीं होता था, पहले उनका बहुत रुतबा होता था, शौक होता था, और जो ज़मींदार थे वो इन छोटे-मोटे लोगों के कहने पे जो है वो कोर्ट में नहीं बुलाए जा सकते थे। तो इसी को लेके ये एक वीक पॉइंट इन्हें लगा रेबल्स को, और फिर इसी को हिट करते कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो जो आखिरी सवाल है इस सोर्स का, दैट इज हाउ द जमींदार्स बीइंग अट्रैक्टेड है, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या चारा फेंका जा रहा है उनकी तरफ। तो रेबल लीडर जो है जिसने इस प्रोक्लेमेशन को अपने नाम पे छापा है, वो कह रहा है कि आपके लिए जो जुम्मा है, अगर हमारी बादशाही गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है तो हम आपके लिए रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा कम रखेंगे, और आपकी जो डिग्निटी है, जो आपका ऑनर था, उसको फिर से रिस्टोर करके देखेंगे। कोई अदना सा आदमी आपको कचहरी में या आपके खिलाफ कुछ ना कर सके, ये हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरीके से और भी सेक्शंस को लेके सोर्सेज में से सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ज़मींदार का एग्जाम्पल बताया, बाकी आर्टिशंस को लेके या व्यापारियों को लेके, फ़कीरों को लेके, पब्लिक सर्वेंट्स को लेके जो चीज़ें हैं वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो सोर्स का सिलसिला है इस चैप्टर का होता है ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट पे। जो पहला सोर्स है दैट इज रिगार्डिंग, आप सबको पता होगा क्या है, बेसिकली एक सेल्फ रिलायंस का प्रमोशन था, चरखा का प्रमोशन था। तो ये कौन कर रहा है, हु इज नरेटर यार, ये कह रहा है कि मुझे मशीनरी के ऑब्सेशन से, क्रेज से जो है उससे वो है, आपत्ति है। बाकी मशीनरी और आधुनिकीकरण से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और ये जो क्रेज है जिससे लेबर बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देते हैं, इससे मुझे दिक्कत है। सो नरेटर कौन है? ऑब्वियसली हमारे महात्मा गांधी वो नरेटर है यहाँ पे। चूंकि सोशल इक्विटी की बात करते थे, सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, तो महात्मा गांधी विल बी द नरेटर। और यहाँ पे कहा जाए कि महात्मा गांधी ने, चूंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, यहाँ पे सोशल इक्वलिटी की बात है, तो वो कहते थे कि सेल्फ रिलायंस, ये इनडायरेक्ट सवाल है इस सोर्स से रिलेटेड, इस सोर्स में सेल्फ रिलायंस की बात है, तो कैसे गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने की कोशिश की? तो चरखा और खादी का इस्तेमाल करके, बाद यूज ऑफ चरखा एंड खादी, कि सारे आवाम को कहा कि आप खादी पहनो। और जब आप खादी पहनोगे तो आप ब्रिटिश हैंडलूम से बने हुए कपड़े तो पहनोगे नहीं, तो आप भारतीय इंडियन मेड प्रोडक्ट खरीदोगे। तो जो लोग यहाँ पे गाँव में सूत काटते हैं या खादी के कपड़े बनाते हैं उनको फायदा होगा। सो दैट वाज बेसिकली अपील्ड। उसके बाद एक सवाल है कि उन्होंने मशीनरी को क्रिटिसाइज क्यों किया है। ये जो नरेटर है गांधी जी हैं, वो क्यों मशीनरी को क्रिटिसाइज कर रहा है? बेसिकली उनका कहना यह था कि ये जो पूंजीवाद का जिस प्रकार से उदय हो रहा है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स जानबूझ के इंसानों को मशीनों से रिप्लेस कर रहा ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो पाए। लेकिन उससे उनका तो फ़ायदा होता, बट जिनको अनएम्प्लॉयड किया जाता वो बेचारे गरीब हो जाते, पॉवर्टी में, पॉवर्टी के लाइन के नीचे चले जाते और बहुत गुर्बत में जो है ज़िंदगियाँ गुजर बसर करते हैं। तो इस प्रकार से जो सवाल है आपसे पूछे जा सकते हैं, नरेटर को लेके पूछा ही जा सकता है। अगर मैंने ये नहीं कहा, इस चीज़ को हटा दिया कि भाई किसने इस सोर्स को लिखा, तो फिर नरेटर को लेके सवाल बहुत ऑब्वियस हो जाता, बहुत लाजिम हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये तो हमारा सॉल्ट सत्याग्रह का सवाल है। सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इट बिगेन फ्रॉम साबरमती आश्रम हैदराबाद, और ख़त्म कहाँ पे होता है? दांडी में ख़त्म हुआ था। वाई डिड गांधी जी सेलेक्ट सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट? इसमें सॉल्ट लॉ की बात है, और ये भी कहा गया कि सॉल्ट को क्यों गांधी जी जो है वो एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट चुन रहे हैं। तो सॉल्ट चूंकि हर एक हाउस होल्ड का डिमांड है, तो उन्हें ऐसा लगा अगर मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर वार करूँ तो मैं जितने भी इंडिया के हाउस होल्ड है, परिवार है, उन सबको इस मूवमेंट में शामिल कर सकता हूँ। सो ही बेसिकली used salt as a symbol of protest because it could connect millions of household। इसके बाद सॉल्ट लॉ का चूंकि जिक्र है, तो दो फीचर्स मैंने सॉल्ट लॉ के आपसे पूछे। एक फीचर आप कह सकते हो कि ये जो था, इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, एज हाई एज 1000%। मैंने आपको कहा था ना कि 14 गुना टैक्स देना पड़ता था, मतलब 14 गुना इंटू परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करोगे तो 1400% के करीब टैक्सेस भी सॉल्ट पे देने पड़ता था। दूसरी चीज़ कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, इंडियन जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सॉल्ट, केवल और केवल ब्रिटिशर्स ही मैन्युफैक्चर करेंगे। सो दीज टू वेयर सम फीचर्स ऑफ सॉल्ट लॉ। इसके बाद जो दो सोर्स है,
पहला सोर्स उसमें भी तो सॉल्ट लॉ का ही जिक्र है। ये गांधी जी जब सॉल्ट लॉ बस तोड़ने वाले थे, उस टाइम जब उनका इंटरव्यू लिया गया तब उन्होंने जो स्पीच दिया उसमें से एग्जर्प्ट निकाला गया। तो इसमें से मैंने सवाल पूछा कि कब और कहाँ पे सॉल्ट लॉ को गांधी जी द्वारा वायलेट किया गया, मतलब तोड़ा गया। तो ये तोड़ा गया था दांडी में ऑन 6 अप्रैल 1930। ये 5 अप्रैल 1930 का डेट है और गांधी जी क्या कह रहे हैं, टुमारो वी शैल ब्रेक द सॉल्ट लॉ, कल हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो ऑब्वियसली दैट विल बी 6 अप्रैल 1930। सॉल्ट लॉ जो ये इन्होंने तोड़ा है, इस सोर्स में ये देख रहे हैं आपकी, वो कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेट, वो कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स अगर चाहे तो खुद को कंग्रेचुलेट कर सकते हो, तो क्यों वो उनको बधाई दे रहा है? क्योंकि गांधी जी को ऐसी एप्रीहेंशन थी, ऐसी शंकाएं थी कि कहीं ये मुझे बीच में ही अरेस्ट ना कर ले, इस सॉल्ट लॉ को तोड़ने से पहले ही अरेस्ट ना कर ले। लेकिन चूंकि ये जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर पीसफुल प्रोटेस्ट को अरेस्ट करती बिना किसी रीजन के, तो हो सकता है ग्लोबल मीडिया में इसकी जो है बहुत फजीयत होती, इसीलिए उन्होंने अरेस्ट नहीं किया गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स को। इसलिए जो है गांधी जी उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपने चलो एक तो अच्छा काम किया कि एक पीसफुल आर्मी को आपने अरेस्ट नहीं किया। तीसरा सवाल, दो सिग्निफिकेंस, दो महत्व आपको सॉल्ट सत्याग्रह के बताने हैं। एक आप बता सकते हो ग्लोबल मीडिया में अटेंशन मिला, दूसरा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, तीसरा आप बता सकते हो कि इससे अंग्रेजों को पता चल गया। अगर दो तीन बताने हो तो तीसरा ये हो सकता है कि इससे अंग्रेजों को पता चल गया कि अब हमारा जो शासन है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, और अब बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। इस प्रकार से अगला सोर्स जो है दैट इज अगेन रिगार्डिंग गांधी जी, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके जो उनके व्यूज थे, फिर जो विवाद होते हैं बी आर अम्बेडकर के साथ, उसमें से गांधी जी का स्टेटमेंट क्या है वो आप देखिए। ये किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है। तो आपको ये बताएं कि वैसे तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करने जाते हैं, आपकी किताब में मेंशन्ड है ये चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ही पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 के सितंबर से लेकर दिसंबर तक हुआ था। उसके बाद जो सवाल है फर्स्ट और थर्ड में नहीं गया था। व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये चूंकि सेपरेट इलेक्टोरेट से जुड़ा हुआ सोर्स है तो मैंने एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट टाइम इन 1909। वो जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909 का, जिसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी कहते हैं, उसके तहत इसको पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था। वाई वॉज गांधी जी अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट, क्यों गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट थे? तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये डिप्रेस्ड क्लासेस को आइसोलेट कर देगा और ये हमारी पॉपुलेशन को भी डिवाइड कर देगा। 2 मार्क्स का था तो इसीलिए मैंने 2 पॉइंट इसमें लिखे, अगर 1 मार्क का होता तो आप एक ही पॉइंट लिखते तो चल जाता। यहाँ पे हमारे सारे जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इस चैप्टर के खत्म होते हैं। बाकी अगर पत्रों की मैं बात करूँ तो वो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है, उससे सोर्सेज बहुत कम चांसेस है आने के। जैसे मैंने वो भी कहा ना कि र्यूमर्स और मेराकल्स, इनके सोर्सेज का मैंने जिक्र नहीं करा, वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि उससे एक सब्सटैंशियल सवाल मैं नहीं बना सकता। कहानियों के तौर पे सुनने में अच्छे लगेंगे बट सवाल जो है वो नहीं बन सकते। अब आते हैं हमारे आखिरी चैप्टर पे। मैं आपको अगर बता दूं कि दो सोर्सेज किस चैप्टर से आने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एक तो आपका चैप्टर 9 से रहेगा ही रहेगा, और बाकी के चैप्टर्स में से अगर मुझे पूछना हो तो मैं इस चैप्टर से ही पूछूंगा, चैप्टर 15 से। इसीलिए इस चैप्टर के सारे सोर्सेज तो बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं। पहला सोर्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, चूंकि बहुत बड़ा है तो मैंने इसे दो सोर्सेज में तब्दील कर दिया है। माई माइंड गोज बैक टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और उसके बाद जो जो चीज़ें उन्होंने कही है एक्सप्लेनेशन में मैंने सारी चीज़ें बताई है, तो दोबारा इसे रिपीट करने की जो है आवश्यकता वो है नहीं। पहला सवाल, हु इज़ द नरेटर है, तो ये जो स्पीच है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के दौरान दी जा रही है, और किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करा था, तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करा था, तो वही हमारे नरेटर होंगे। इसके बाद बात की जा रही है यहाँ पे ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट का जिक्र है कि एक ऐसी असेंबली ने जिसको कमरा नहीं दिया गया शपथ लेने के लिए इसके मेंबर्स को, तो वो टेनिस कोर्ट में जाके ओथ लेते हैं। तो ये किस रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से इसका जिक्र आपके सोर्स में दिया गया है। अब एक सवाल मैंने डाल दिया कि ये जो नरेटर है ये यहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्यूशन को मेंशन क्यों कर रहा है, क्योंकि आप इस सोर्स में देखोगे तो ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को मेंशन करेंगे, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन को मेंशन करेंगे, सोवियत रिवॉल्यूशन को मेंशन करेंगे। तो ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो यहाँ असेंबली के मेंबर्स को इस टास्क की, जो उनके हाथ में टास्क है इस संविधान को बनाने का, इसकी ग्रेविटी का अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि भाई ये कितना बड़ा टास्क है, डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना अहम होता है, इसका वो जो गहराई है उसकी पता चले मेंबर्स को, वो ये कोशिश कर रहा है। और ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें बहुत सारी गलतियां भी आप करोगे, चाहे आप कितने भी सकुशल हो बट गलती तो आप करोगे करोगे। इसीलिए वो यहाँ पे मेंबर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें यहाँ तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हम लोग जो टास्क हमें मिला है उसको पूरा ना कर ले, फिनिश ना कर ले। नाउ द नेक्स्ट सोर्स, अगेन ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के दौरान जो स्पीच दी गई है उसी से रिलेटेड है। why the word is why the word democratic is not used in the given resolution, जो ये resolution प्रस्तावना है इसमें डेमोक्रेटिक वर्ड का क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ?
तो सीधा जवाब होगा कि इसमें रिपब्लिक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और उसमें जो डेमोक्रेटिक वर्ड है वो इम्प्लिसिटली मेंशन्ड रहता ही है, क्योंकि अगर कोई कंट्री रिपब्लिक है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डेमोक्रेटिक होगी ही होगी। ये जो रेज़ोल्यूशन जिसके बारे में सोर्स है वो कौन सा रेज़ोल्यूशन है और किसने प्रपोज़ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज़ किया था, एंड ये ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट के 3-4 लाइनों में किसी प्रकार के स्टेट की बात कर रहा है कि इंडिया को ऐसा स्टेट बनना चाहिए। तो किस प्रकार के स्टेट की बात जो है नरेटर कर रहा है कि इंडिया को ऐसा स्टेट बनना चाहिए और क्यों? तो यहाँ पे क्या चाह रहा है? वी वेल आई स्टैंड फॉर सोशलिज्म एंड आई होप इंडिया विल आल्सो स्टैंड फॉर सोशलिज्म, कि इंडिया भी एक सोशलिस्ट स्टेट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस की बात होती है। दैट इज़ व्हाई द नरेटर हु वाज़ जवाहरलाल नेहरू, जो कि सोशलिज्म से बहुत अच्छे खासे इन्फ्लुएंस थे। वो चाहते थे कि इंडिया भी जो है सोशलिस्ट स्टेट बने। इसके बाद आगे आते हैं, एक सोर्स है हमारा, यहाँ पे भी ये बहुत अहम सोर्स हो रहा था, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। पहले तो बताओ कि इसका नरेटर कौन है। यहाँ पे ये जो सोर्स है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कहा गया कि ये तो बढ़िया चीज़ है, बट इसमें दिक्कत ये है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। अभी तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है ही है। तो नरेटर जो है, जिन्होंने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से पूरी असेंबली को आगाह करवाया था, वो थे हमारे सोमनाथ लहरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर संविधान सभा में। और किस बात से बहुत चिंतित है, व्हाट इज द प्राइम कंसर्न ऑफ नरेटर? तो ये चिंतित है जो संविधान सभा में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है, क्योंकि 1946 की बात है, तो तभी तक तो हमारा देश आज़ाद हुआ नहीं है। ब्रिटिशर्स तभी भी इंडिया में थे, और चूंकि जब तक वो इंडिया में है तब तक हम अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बढ़िया से नहीं सोच सकते। ये सोमनाथ लहरी का कहना था। इसके बाद अगर मैं तीसरे सवाल पे आऊँ, तो दो फीचर, क्योंकि ये संविधान सभा से रिलेटेड सवाल है, तो दो फीचर मैंने इनडायरेक्ट पूछा है। आप संविधान सभा के बारे में बता दें, तो एक फीचर मैंने बता दिया कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वेर फ्रॉम कांग्रेस, और तकरीबन 15 जो थी वुमेन मेंबर्स, यहाँ पर वुमेन मिसिंग है। 15 वुमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और भी बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि पब्लिक इनपुट्स मंगवाए गए थे, इसका भी, इसकी भी फैसिलिटी थी। प्रिंसली स्टेट्स के भी मेंबर्स थे, बहुत सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे। तो ये सब चीज़ें भी आप एज अ फीचर, दो फीचर आपको करने हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का है, तो 2 से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर बेनिफिट तो उतना ही मिलेगा। उसके बाद एक सोर्स है, इट इज़ नो यूज़ ऑफ सेइंग दैट वी आस्क फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। ऑब्वियसली सेपरेट इलेक्टोरेट का सवाल है। और यहाँ पे अगर आप इस सोर्स को पढ़ोगे, चूंकि मैंने एक्सप्लेन करते वक्त बताया हुआ, तो आपको पता चलेगा कि सोर्स में जो नरेटर है वो क्रिटिसाइज कर रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट को। तो आखिर ये नरेटर है कौन? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे नरेटर के बारे में नहीं बताया, तो ये ऑब्वियस हो रहा था कि मैं इससे रिलेटेड सवाल पूछूंगा। तो ये सरदार पटेल साहब है, जो कह रहे हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, ये ब्रिटिश एलिमेंट है, ब्रिटिश लोगों द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक हथियार, जिस जो हमें डिवाइड करके चला गया। तो who is the narrator here? Sardar Patel साहब is the narrator here. Who demanded for the continuation of separate electorate? ये जो डिस्कशन है सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट, जो यहाँ पे सरदार पटेल बोल रहा है, वो तब बोलेंगे ना जब किसी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की होगी। तो आखिर कौन वो शख्स था जिसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट के जारी रखने की डिमांड की थी? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबने कह दिया था कि इसको हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो बी बोकर बहादुर मद्रास एक मुस्लिम लीग के लीडर थे, इंडियन मुस्लिम लीग के। पार्टीशन के बाद दो मुस्लिम लीग होगी, एक जो पाकिस्तान चलेगी और एक जो इंडिया आ गई। तो उन्होंने कहा था कि हमें मुसलमानों के हितों के लिए इसको कंटिन्यू करना चाहिए। एक सवाल ये है सेपरेट इलेक्टोरेट के क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, कि क्यों लोग सेपरेट इलेक्टोरेट को संदेहास्पद शक के नज़र से देखते थे। तो दो कारण आपको बताने हैं। एक तो लोग इसे मानते थे कि एक पॉलिसी ऑफ डिवीजन है, और दूसरा लोग ऐसा भी मानते थे कि इसी की वजह से हमारा जो पार्टीशन है इंडिया का वो हुआ है। सो दैट इज़ वाई दे वर स्केप्टिकल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की। अगर इसे कंटिन्यू करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि हमारा इंडिया फर्दर भी और सेपरेट होता रहेगा, और भी पार्टीशंस होते रहेंगे। इसके बाद अगेन एक सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके ही आर्ग्यूमेंट है किसी लीडर का। अगेन मैंने यहाँ पे पूछा है, क्योंकि ये लीडर जो है गोविंद वल्लभ पंत है। मैं आइडेंटिटी भी पूछ सकता था कि भाई कौन है नरेटर, और चूंकि मैंने आइडेंटिटी से रिलेटेड सवाल ही पूछा, तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि जीवी पंत यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट जारी रहा तो किस प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेज माइनॉरिटीज़ को झेलने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ विल बी आइसोलेटेड फॉर एवर। वो कह रहे हैं कि इफ़ दे आर आइसोलेटेड फॉर एवर दे कैन नेवर कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू मेजोरिटी। अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट जाता है तो ये उनके लिए सुसाइडल होगा, और ये अगर कंटिन्यू होता तो हमेशा ही आइसोलेटेड ही रहेंगे, कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। दूसरी चीज़ कि किस लीडर ने ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड लास्ट में जो है गिव अप कर देते हैं लीडर्स। तो एक लीडर का बहुत अहम रोल है इस डिमांड को ख़त्म करवाने में। बेगम एजाज रसूल थी मुस्लिम लीग की। उन्होंने मेजरली मुस्लिम लीडर ही इसकी डिमांड कर रहे थे, तो उनको समझा बुझा के कहा कि ये जो है एक सही रवैया नहीं है, ये सही पॉलिसी नहीं है, इसको हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो बेगम एजाज रसूल का एक बहुत अच्छा खासा रोल है। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में जो दो आर्गुमेंट दिए गए थे उसको आपको मेंशन करना। तो ऑब्वियसली दो आर्गुमेंट किसके आप मेंशन करोगे? बी पोकर बहादुर के ही करोगे। बी पोकर बहादुर ने पहला आर्गुमेंट दिया था कि जो माइनॉरिटीज़ है, इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स एंड ऑल द माइनॉरिटीज़,
उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है आज के ज़माने में। और अगर मैं किसी एक कम्युनिटी का नाम लूँ, जैसे मुस्लिम का नाम लूँ, तो नॉन मुस्लिम एक मुस्लिम के इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि नॉन मुस्लिम सॉरी मुस्लिम के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुस्लिम नेता ही हो और उसका चुनाव केवल मुस्लिम ही करे। दैट इज़ वाई द आर्ग्यूमेंट, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है वो दिए जा रहे थे द फेवर ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके बाद एक हमारा सोर्स है दैट इज़ रिगार्डिंग द माइनॉरिटीज़। यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है हमारे, ऑब्वियसली एनजी रंगा साहब का स्टेटमेंट है, वो किसे रियल माइनॉरिटी बता रहा है। तो वो कह रहे हैं जो रियल माइनॉरिटी है वो आप रिलीजियस टर्म्स पे इंटरप्रेट करें, इकोनॉमिक टर्म्स पे इंटरप्रेट करें, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी गरीब जनता है वो माइनॉरिटी है। तादाद तो अच्छी खासी है बट उनका रिप्रेजेंटेशन असेंबली में कोई नहीं है। आप कोई नहीं कह सकता कि मैं मजदूरों की तरफ से आया हूँ, कोई नहीं कह सकता कि मैं बधुआ मजदूरों की तरफ से आया हूँ, सताए हुए किसानों की तरफ से आया हूँ। सारे लोग कह सकते हैं कि मैं फलाने कम्युनिटी का, सिखों का नेता हूँ, मुसलमानों का नेता हूँ, दलितों का नेता हूँ, बट पुअर मासेस की तरफ से कोई नहीं आया। तो दे आर द रियल माइनॉरिटीज, क्योंकि तादाद तो इनकी बहुत अच्छी खासी है बट रिप्रेजेंटेशन इनका कोई नहीं है हमारे असेंबली में। उसके बाद जो हमारे एनजी रंगा साहब है, आपको क्या लगता है जो नरेटर है क्या वो सोशलिस्ट है? अगर है तो आप रीज़न दीजिए। तो यस, इट कैन बी, ही कैन बी कंसिडर्ड एज सोशलिस्ट, क्योंकि वो सोशल इक्विटी की बात कर रहा है, गरीबों के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, और ये चीज़ें कैपिटलिस्ट या कंजर्वेटिव तो नहीं करते। उसके बाद तीसरा सवाल कि अगर मैं बात करूँ नरेटर के डिमांड की, एनजी रंगा साहब के डिमांड की, तो किस प्रकार के डिमांड वो रखते हैं? वो कह रहे हैं कि आपको राइट्स तो जो आपने बनाए वो तो बनाए हैं, उसके अलावा आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाने होंगे, ऐसे कंडीशंस बनाने होंगे जिसमें ये जो पुअर मासेस है ये अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सके, इसका फ़ायदा उठा सके। ये हमारा यहाँ तक सोर्स रहा। इसके बाद कुछ छोटे मोटे सोर्सेज हैं माइनॉरिटी से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो बहुत ईजी है, अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से बना लोगे। इसके बाद जो सबसे अहम सोर्स बचता है दैट इज रिगार्डिंग द लैंग्वेज। हिंदुस्तानी लैंग्वेज से रिलेटेड बात यहाँ पे की जा रही है। मैंने सारे सोर्सेज को, एक भी सोर्स नहीं छोड़ा था एक्सप्लेन करते वक्त। यहाँ पे जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात है तो मैं सेलेक्टेड सोर्सेज को ही उठा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम न जाए और आप जो प्रोबेबल क्वेश्चन है केवल उन्हीं को अटेम्प्ट करो तो ज़्यादा सही होगा। यहाँ पे हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज कौन बनाना चाहते थे? तो आप सबको पता था कि कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो और गांधी जी ये चाहते थे कि हिंदुस्तानी जो है नेशनल लैंग्वेज बने। अब मैं हिंदुस्तानी नेशनल लैंग्वेज बन रही है उससे रिलेटेड एक सवाल ये भी पूछ सकता हूँ कि क्या रीज़न था हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने का? तो हिंदुस्तानी जो है इसमें कंपोजिट नेचर था, मतलब इसमें उर्दू के शब्द थे, इसमें पर्शियन शब्द थे, इसमें संस्कृत के शब्द थे, हिंदी शब्द थे, रीजनल लैंग्वेजेस के भी बहुत सारे टर्म्स थे। तो ये कंपोजिट कल्चर को दिखाता था। इससे गांधी जी और लीडर्स को लगा कि ये कम्युनल हार्मनी, भाईचारे को प्रमोट करेगा, दैट इज वाई वी शुड मेक हिंदुस्तानी एज अ नेशनल लैंग्वेज। अब जब इसको नेशनल लैंग्वेज बना रहे थे तो सबसे बड़े 2 ऐसे लीडर का नाम बताएँ जो बहुत मुखर थे इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाने को लेके, कि हिंदुस्तानी के नेशनल लैंग्वेज को बनाने को लेके वो संदेहास्पद थे, मतलब उनके दिमाग में डाउट था कि ये नेशनल लैंग्वेज ना रहे तो ही बेहतर है। तो एक दुर्गाबाई देशमुख जिन्होंने कहा था कि भाई हिंदुस्तानी अपना कंपोजिट नेचर खोता जा रहा है, इसलिए आप इसे नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाए तो बेहतर है। और शंकर राव देव जो एग्री तो हो गए थे बट उन्होंने कहा था कि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आप हिंदुस्तानी को एज ए नेशनल लैंग्वेज बना रहे हो तो कभी भी मेरे जैसे किसी लीडर को ऐसा ना लगे कि हमारी रीजनल लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा है एंड उनकी उपेक्षा करके हिंदुस्तानी को तरजीह दी जा रही है। तो दीज टू लीडर्स यू कैन मेंशन। और प्रमोटर तो बहुत सारे थे, कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वो ले लो, आरवी ढुलेकर साहब जो तो मार भी कर लेते हैं असेंबली में अगर नेशनल लैंग्वेज जो है वो हिंदुस्तानी ना बनाई जाती तो। दैट्स ऑल इज द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। आई थिंक इससे ज़्यादा तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैंने ये वीडियो पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव बनाने का वायदा किया था और मैंने ये कॉम्प्रहेंसिव बनाया है। पीडीएफ आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी जितनी भी मटेरियल्स की नीड है सारे के लिंक हमने यहाँ पे डाल दिया। मैप की नीड है, शॉर्ट रिविजन की नीड है, वन शॉट के नोट्स की नीड है, सबका लिंक हमने उस पीडीएफ में डाल दिया। पीडीएफ में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। Till then, thank you for watching the video. And if you have any doubts, comment section is open for you. Telegram group is open for you. Everything is open for you. हमारा नंबर भी आप नोट कर ले 7319697299। कभी भी कहीं भी आप अपने डाउट्स जो है यहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।